हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार शर्मा, गुडा पब्लिक स्कूल, गुडा गोड़जी, झुंझुनू। तो हम बात कर रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ठीक है ना। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बात की थी। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन में मैंने बता दिया था कि अपन एवोल्यूशन के अनुसार देखते हैं। तो स्टार्टिंग जब हम एवोल्यूशन में क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखते हैं तो अपने पॉरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है, कुछ फ्लैटवॉर्म्स हैं, इनके अंदर रेस्पिरेशन पूरी जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें मॉइस्ट क्यूटिकल, जैसे कि फ्रॉग है, अर्थवॉर्म है जो कि एनेलिडा संघ का प्राणी है, फ्रॉग है। इसके अंदर क्या होगा कि इनमें मॉइस्ट क्यूटिकल द्वारा क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं ऑर्थोपोडा संघ। और ऑर्थोपोडा फाइलम में इंसेक्टा वर्ग के प्राणी होते हैं या मेनली इंसेक्ट्स होते हैं, कीट होते हैं। उनमें रेस्पिरेशन के लिए क्या पाया जाता है, ट्रैकिया पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक बात हो गई थी। दूसरा मैंने बताया था एक श्वसनांग होता है गिल या क्लोम, जो कि मेनली जलीय प्राणी, कुछ ऑर्थोपॉड्स, मोलस्क आदि के अंदर या पेसीज वर्ग है, इनमें क्या पाए जाते हैं, क्लोम या गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे थे रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमेलियंस के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है या रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है मुख्य, वो क्या होता है, लंग्स होते हैं। क्या होते हैं, लंग्स होते हैं या फेफड़े होते हैं, ठीक है ना। चलो आगे हम बात करते हैं कि इसका मतलब उनमें क्या है, पूरी तरह से डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे कि पॉरीफेरा से लेकर एनेलिडा तक के प्राणी होते हैं, उनमें डेवलप रेस्पिरेटरी सिस्टम का अभाव होता है, यानी विकसित तंत्र, श्वसन तंत्र क्या होता है साहब, उनमें अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। चलो अब हम लंग्स की बात कर रहे थे तो प्रॉपरली हमने क्या पढ़ना है, मैमेलियंस के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करनी है। तो मैमेलियंस के अंदर हम किसकी बात करेंगे, ह्यूमन। यानी अब हम अगला जो अपना टॉपिक है वो क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट होते हैं या उसके अपन दो जोन होते हैं, क्षेत्र, ठीक है। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो ह्यूमन का, उसको हम क्या करते हैं, दो जोन में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें एक होता है क्या, कंडक्टिंग जोन, ठीक है, और दूसरा होता है एक्सचेंज जोन, ठीक। कंडक्टिंग जो जोन होता है इसको हम क्या कह देते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी कहते हैं। क्या बोल देते हैं, दिखाई दे रहा है क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी कहते हैं, ठीक है। यानी कंडक्टिंग जोन या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब कि बाह्य वायुमंडल से फेफड़ों तक, यानी एक्सचेंज जोन में मेनली कौन आता है, लंग्स आते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब कि बाह्य वातावरण से वायु को फेफड़ों तक किस मार्ग के द्वारा पहुंचाया जाता है, उसी मार्ग को हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या कंडक्टिंग जोन कह देते हैं। समझ गए ना। यानी कंडक्टिंग जोन के अंदर वे सभी पार्ट शामिल किए गए हैं जिनके द्वारा बाह्य वायुमंडल की जो वायु होती है वो कहाँ तक पहुंचाई जाती है, लंग्स तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कंडक्टिंग जोन या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जिसके लिए हम इस डायग्राम की हेल्प लेंगे, ठीक। अब देखो कंडक्टिंग जोन का सबसे पहला यानी जो फर्स्ट भाग होता है ना, वो फर्स्ट भाग होता है साहब क्या, एक्सटर्नल नेयर्स। देखो ये रहे एक्सटर्नल नेयर्स,
ठीक है, इसका मतलब इनको हम बोलते हैं बाह्य नासा छिद्र। क्या कहते हैं? बाह्य नासा छिद्र। और ये डायरेक्ट किसके टच में रहते हैं साहब? वायुमंडल। इसका मतलब वायुमंडल से वायु जो एंट्री करेगी ना, वो एंट्री किन के माध्यम से करेगी? इन एक्सटर्नल लेयर के द्वारा करेगी। एक चीज और याद रखना, हमारे जो एक्सटर्नल लेयर्स होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 2। याद रखना, जब एक्सटर्नल लेयर्स की संख्या या हम बात करते हैं नंबर कितने होते हैं? 2, तो इस स्थिति को पता है हम क्या कह देते हैं? डाई राइनस कंडीशन कहते हैं। ठीक है, यानी इसको हम कौन सी? डाई राइनस कंडीशन कह देते हैं, याद रखना। और जिनमें एक्सटर्नल लेयर एक होता है उसको मोनोराइनस कहते हैं। तो हमारे एक्सटर्नल बाह्य नासा और छिद्र कितने होते हैं? 2 होते हैं साहब। डाई राइनस स्थिति हो गई। अब सुनिए, आगे चलते हैं। क्या एक्सटर्नल लेयर होते हैं वो आगे जाकर किसमें? एक बॉक्स नुमा संरचना में खुलते हैं। ये दिखाई दे रहा होगा तुम्हें, ठीक है ना? तो इस बॉक्स नुमा संरचना को हम मेनली प्रॉपर वे में क्या बोल देते हैं सब? इसको हम कह देते हैं नेजल चैम्बर। क्या कह देते हैं? चलो, इस बॉक्स को, ये जो ब्लू कलर का यहां से लेकर यहां तक दिखाई दे रहा है, इस चैम्बर को हमने क्या नाम दिया? नेजल चैम्बर। ठीक है, या इसको नासा कोष्ठ कह देते हैं। अब नासा कोष्ठ होता है ना, इसमें अंदर क्या है? विशेष स्ट्रक्चर या स्थिति के आधार पर इसको हम कितने भागों में बांट देते हैं? 3 भागों में बांटते हैं इस एरिया को। देखो, नंबर 1 वेस्टिब्यूल रीजन, नंबर 2 रेस्पिरेटरी रीजन, ठीक है, और नंबर 3 है क्या? इसको हम बोल देते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन कह देते हैं। ठीक है, अब देखो अगली बात कर लेते हैं हम, क्या कि ये 3, तो देखो सबसे पहले वेस्टिब्यूल रीजन, 1 नंबर सिचुएशन ये रही, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। समझ गए? तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्टिब्यूल रीजन। 1 नंबर कहाँ है? ये रहा। ध्यान रखना, वेस्टिब्यूल रीजन की विशेषता क्या होती है? देखो कि साहब ये सबसे बाह्य पार्ट होता है, यानी जैसे ही एक्सटर्नल लेयर है वो अंदर सीधे किस में जाके खुलते हैं? वेस्टिब्यूल रीजन में जाकर खुलते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता क्या होती है? देखो, ये त्वचा युक्त, दूसरी बात ये रोम युक्त, और इसमें क्या पाई जाती हैं? सिवेसियस ग्रंथि उपस्थित होती हैं। समझ गए ना? तो देखो हम देखते हैं, हमारा वेस्टिब्यूल रीजन होता है जिसमें बाल दिखाई देते हैं, वो रीजन क्या कहलाता है? प्रगाढ़ क्षेत्र कहलाता है। 1 नंबर ये रहा, दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में। ठीक है, अब सुनो, इसमें त्वचा, और त्वचा कैसी होती है? रोमयुक्त होती है साहब, और इसमें सिवेसियस ग्लैंड होती हैं। इन दोनों की विशेष भूमिका होती है। और क्या होती है? देखो कि सिवेसियस ग्लैंड द्वारा विशेष चिपचिपा तरल या, ठीक है, सीबम स्रावित किया जाता है, जो वेस्टिब्यूल को क्या करता है? नम एवं चिकना, यानी वेस्टिब्यूल को नम और चिकना बनाए रखता है एक चीज। और इसके अंदर क्या होते हैं साहब? अनेक रोम होते हैं, और इन रोम का काम क्या होता है कि एक्सटर्नल लेयर्स द्वारा जो एयर अंदर जा रही है वो एयर पूरी तरह से प्योर नहीं होती, उसमें अनेक डस्ट पार्टिकल हैं, कार्बन पार्टिकल्स हैं, या अदर बैक्टीरिया आदि इसमें मिले हुए रहते हैं। अब एयर जब वेस्टिब्यूल में एंट्री करती है तो ये जो रोम होते हैं एयर में उपस्थित पार्टिकल्स को रोकने की कोशिश करते हैं। सिवेसियस ग्लैंड है, इसके द्वारा जो चिकना चिपचिपा पदार्थ जो वेस्टिब्यूल को नम बनाता है वो क्या करते हैं? उन बैक्टीरिया वगैरह डस्ट पार्टिकल को चिपकाते हैं बाहर ही। इसका मतलब वो एयर को प्योर या फिल्टर करने की कोशिश करते हैं। यानी ये जो रोम है, सिवेसियस ग्रंथि है, ये हवा को शुद्ध या छानने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। क्लियर हुआ? अब आ जाइए साहब, सेकंड हमारा एरिया देखो ये दिखाई दे रहा है क्लियर। इस सेकंड क्षेत्र को हम क्या बोल देते हैं? रेस्पिरेटरी रीजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी रीजन। देखो इसकी विशेषता क्या होती है कि ये कुछ बोन्स, जैसे अपने मैग्जिला है,
ठीक है ना, जैसे एथमोइड है, ठीक है ना। तो ये कुछ बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, और ये हड्डी कैसी होती हैं, अस्थियां टर्वाइनल होती हैं, सब घुमावदार होती हैं। यानी इस एरिया में बोन्स पाई जाती हैं, कौन कौन सी, मैग्जिला है, एथमोइड आदि हैं, ठीक है ना। उसके अलावा ये जो बोन्स होती हैं कैसी होती हैं, सब घुमावदार होती हैं। दूसरी बात, तीसरा देखो क्या इनके ऊपर या ये जो एरिया होता है रेस्पिरेटरी एरिया, ये क्या होता है, विशेष हम बात करें PSCCGE, और इसकी फुल फॉर्म होती है साहब क्या, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर सिलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमारे नासा कोष्ठ का श्वसन क्षेत्र रेस्पिरेटरी जोन कौन से ऊतक द्वारा निर्मित होता है। तो ध्यान रखना ये किसके द्वारा कवर्ड, यानी ये जो बोन्स होती हैं टर्बाइनल बोन्स, ये आश्रित रहती हैं साहब, कवर्ड रहती हैं, किसके द्वारा, कूट स्तरित स्तंभाकार पछमावी ग्रंथिल उपकला ऊतक द्वारा। समझ गए ना, ये होता है। और इसके साथ साथ ही इसमें क्या भी पाई जाती हैं सब, गॉबलेट सेल्स भी पाई जाती हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनो, इनकी विशेषता क्या है, सिलिएटेड होते हैं, पहली बात ध्यान रखना। तो सिलिया पाए जाते हैं, ये एरिया है, इसमें एक तो क्या होंगे, सिलिया पाए जाते हैं, दूसरा इसमें गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं, और इन गॉबलेट सेल्स के द्वारा क्या होता है सब, म्यूकस सीक्रेशन होती है। क्या होती है, म्यूकस सीक्रेशन। अब देखो रेस्पिरेटरी रीजन, ध्यान रखना सब, मैग्जिला एथमोइड नामक बोन्स होती हैं इसमें, और ये जो वो टर्बाइनल होती हैं, घुमावदार होती हैं, ये PSCCGE द्वारा आश्रित होती हैं, सिलिया उपस्थित होता है, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं कि गॉबलेट सेल, जिनके द्वारा म्यूकस सीक्रेशन। काम क्या होता है, एक चीज़ और याद रखना, इस रेस्पिरेटरी रीजन को कोंकाई भी बोलते हैं, इसको हम क्या भी बोल देते हैं, देखो ध्यान रखना, ये जो एरिया है ना कोंकाई भी बोलते हैं, ठीक है। और कोंकाई क्या होती है, एंटेरियर कोंकाई, मिडल कोंकाई और पोस्टेरियर कोंकाई, ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान रखना, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, रेस्पिरेटरी रीजन, बेटा याद रखना कि जो वायु हम वायुमंडल से सांस के साथ अंदर ली, वायुमंडल की वायु का टेम्परेचर डिफरेंट होता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर उससे डिफरेंट होता है। तो इस घुमावदार एरिया में जब वायु घूमती हुई पहुंचती है ना, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, कुछ इसमें म्यूकस सीक्रेशन होता है। तो इस एरिया के अंदर यानी रेस्पिरेटरी रीजन में ध्यान रखना, हमारा जो एयर है ना, एयर टेम्परेचर किसके इक्वल किया जाता है, बॉडी टेम्परेचर के इक्वल किया जाता है, यानी हमारे शरीर के तापमान के बराबर किया जाता है। प्लस इसको क्या कर दिया जाता है साहब, जो एयर होती है ना, इस एयर का टेम्परेचर मेंटेन करना और इसको क्या करना, मॉइस्ट, हल्का नम, ठीक है। तो तुमने देखा होगा नाक से हवा निकलती है, वो हल्की गर्म और कैसी होती है, आदर टाइप की होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये काम किया जाता है किसके, रेस्पिरेटरी। दूसरा, इसमें गॉबलेट सेल्स होती हैं जिनके द्वारा म्यूकस सीक्रेशन। अब म्यूकस है, इसका काम भी क्या होता है कि वायु जब रेस्पिरेटरी जोन से, रीजन से घूमते हुए आगे बढ़ती है, तो उसमें उपस्थित क्या होगा सब, बैक्टीरिया वगैरह है, वो इतनी जल्दी टर्न नहीं कर पाते और वो म्यूकस से बाहर ही क्या होता है, चिपके रह जाते हैं। ये सिलिया क्या करते हैं, इसमें जो सिलिया पाई जाती हैं, ये सिलिया क्या होता है, इनमें विशेष कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्शन क्या करते हैं, वायु में उपस्थित बैक्टीरिया को बाहर ही रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं हम ऑल्फैक्टरी रीजन की। तुम्हें पता है इसमें विशेष बोन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, नेजल बोन, ठीक है। दूसरा, ये जो नेजल बोन होती है, ये भी क्या होती है सब, विशेष एपिथेलियम द्वारा कवर्ड रहती है, और याद रखना उस लेयर या परत को हम क्या बोल देते हैं, स्नीडेरियन
मेम्ब्रेन कहते हैं, स्नीडेरियन कला कह देते हैं। याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है स्नीडेरियन मेम्ब्रेन कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना हमारे नेजल चैम्बर के ऑल्फैक्टरी रीजन में पाई जाती है। समझ गए, ये चीज़ ध्यान रखना। एयर टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के बराबर कहाँ किया जाता है, रेस्पिरेटरी रीजन में किया जाता है। ठीक है, कौन से ऊतक द्वारा आश्रित रहता है, PSCCGE। और ये भी याद रखना स्नीडेरियन कला होती है ना, ये भी एपिथेलियम टिश्यू ही होते हैं, लेकिन कौन से होते हैं, ये होते हैं न्यूरो सेंसरी एपिथेलियम, और ये न्यूरोतंत्रिका संवेदी होते हैं। इसका मतलब ये विशेष यानी जो गंध से संबंधित संवेदनाएं होती हैं वो इसके द्वारा क्या की जाती हैं, फील की जाती हैं सब। ठीक है ना, और इसके माध्यम से क्या होता है, हम किसी भी चीज़ की गंध को आसानी से महसूस कर पाते हैं। तो गंध वाला एरिया होता है, ठीक है ना अपना, वो सूंघने से संबंधित जो रीजन होता है वो ऑल्फैक्टरी रीजन कहलाता है। याद रखना, तो सूंघने संबंधी क्षेत्र ऑल्फैक्टरी रीजन। और इसमें क्या पाई जाती है सब, नेजल बोन। नेजल बोन किससे आवृत रहती है, स्नीडेरियन मेम्ब्रेन से। और स्नीडेरियन मेम्ब्रेन किसके द्वारा कवर्ड रहती है, या स्नीडेरियन मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होगी, न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम द्वारा। ठीक है ना, तो ये बात हो गई साहब अपने किसकी, नेजल चैम्बर, जो हमारे किस में, रेस्पिरेटरी में सिस्टम में क्या है, मेन भूमिका निभाता है। ठीक है ना, चलो साहब, एक्सटर्नल लेयर और ये नेजल चैम्बर 2 नंबर। अब नेजल चैम्बर आगे जाके क्या होता है साहब, 2 छिद्रों द्वारा आगे अंदर खुलता है। ठीक है, अब इन छिद्रों को हम क्या बोल देते हैं, देखो ये जो छिद्र है ना, ये वाले दोनों, ये कहलाते हैं क्या, इंटरनल नेयर्स, या इनको आंतरिक नासा छिद्र कहते हैं। और आंतरिक नासा छिद्र है ना, वो आगे देखो कहाँ खुलते हैं। तो अब तुम फोकस करोगे, यानी ये वाला एरिया हमने पढ़ लिया यहाँ तक। अब हमारे पास बचा कौन सा एरिया, ये वाला एरिया। ठीक है, याद रखना ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, इस पोर्शन को पता है हम क्या बोल देते हैं, इस पोर्शन को हम बोलते हैं साहब क्या, बको फेरिंगियल कैविटी। ठीक है, और वक्को फेरिंगियल कैविटी होती है ये वाला एरिया, समझ गए ना, यहां तक ये वाला पोर्शन जो दिखाई दे रहा है ये वक्को फेरिंगियल कैविटी है। अब आगे सुनो, इस वक्को फेरिंगियल कैविटी को हम 2 भागों में बांटते हैं। इसका जो अग्रभाग होता है, ये वाला अग्रभाग देखो, ये वाला पोर्शन है आगे वाला, ये दिखाई दे रहा है, तो इसको तो हम क्या बोल देते हैं, देखो ध्यान रखना, अग्रवाल कहलाता है वक्कल कैविटी। बेटा पढ़ चुके हो डाइजेशन के अंदर, ये तो वक्कल कैविटी। और ये वाला जो भाग कहलाता है ना, इसको हम क्या बोल देते हैं, ये तो वक्कल कैविटी हो गया, और इसको बोलते हैं फेरिंगियल कैविटी। तो देखो ए नंबर, ये ए हो गया और ये पोर्शन हो गया बी। तो ए को तो हम क्या बोलेंगे, वक्कल कैविटी, और ये बी वाला पोर्शन है ना बी, इसको हम क्या बोलेंगे, फेरिंगियल कैविटी। ठीक है, बी यहां ध्यान रखो। अब सुनो, ये जो फेरिंगियल कैविटी होती है ना, इसको फिर क्या है, ये ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है क्या, ये ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, पैलेट। क्या कहलाती है, पैलेट या तालू। और तालू को हमने देखा था साहब, अग्रभाग कैसा कहलाता है, हार्ड पैलेट, और पश्च भाग क्या कहलाता है इसका, सॉफ्ट पैलेट। तो देखो ये वाला यहां तक का भाग हार्ड पैलेट और ये सॉफ्ट पैलेट है। एक चीज ध्यान रखना, ये जो हार्ड पैलेट है ये क्या करता है, हमारी वक्कल कैविटी को नेजल चेंबर से अलग करता है। देखो ध्यान रखना, ये रहा, ये नेजल चेंबर रहा, ये वक्कल कैविटी, इसका मतलब बीच। और ये जो सॉफ्ट पैलेट होता है, इस सॉफ्ट पैलेट में क्या होगा सब, ये संरचना एक्स्ट्रा ग्रोथ, यानी सॉफ्ट पैलेट का हाइंड या पिछला भाग होता है, वो अधिक वृद्धि करके एक संरचना बनाता है। भाई याद रखना, उसको हमने क्या नाम दिया था, देखो ये वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है क्या, इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं क्या, उवुला। क्या बोल देते हैं, ओवुला बोल देते हैं, ध्यान रखना। अब इस सॉफ्ट पैलेट की वजह से हमारा जो बी पोर्शन यानी फेरिंगियल कैविटी थी ना, ये वापस 2 भागों में बट गई साहब। तो इसका ऊपरी भाग
देखो ये रहा फर्स्ट भाग ये रहा बी का, और बी का सेकंड भाग ये रहा। तो एक चीज़ बेटा ध्यान रखना, बी का जो फर्स्ट भाग है वो तो क्या कहलाएगा, यानी ऊपरी भाग, इसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। क्या बोलेंगे, नेजोफेरिंग्स। और बी का यानी फेरिंगियल कैविटी का जो सेकंड भाग है, ये दिख रहा है तुम्हें, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ये निचला भाग होता है। और इस निचले भाग को हम पता है क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं इसको, ओरोफेरिंग्स। अब देखो फर्स्ट भाग यानी बी का फर्स्ट भाग और बी का सेकंड भाग, बी के फर्स्ट भाग में यानी नेजोफेरिंग्स में इंटरनल नेयर्स आके खुलते हैं। और ये ऊवुला पता है क्या करता है कि जब हम वक्कल कैविटी द्वारा भोजन करते हैं तो भोजन इस जगह पे आता है, और जब हम भोजन को निगलते हैं ना, तो निगल के टाइम पर भोजन है वो क्या है, ये जो ऊवुला है थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टाइल होता है, संकुचित होता है, और ऊपर की तरफ हल्का सा पीछे और ऊपर की ओर संकुचित होकर इंटरनल नेयर्स को बंद कर लेता है, जिससे भोजन इनके थ्रू बाहर नहीं निकलता। समझ गए? तो याद रखना, सॉफ्ट पैलेट सब इस तरह से हमारे बी पोर्शन यानी फेरिंगियल कैविटी को दो भागों में बांट देता है। और निचला भाग ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स में तुम्हें पता है वक्कल कैविटी आके खुलती है, ठीक है। अच्छा सुनो, और ओरोफेरिंग्स या फेरिंग, इसका लास्ट भाग जो होता है ना, इसको हम लैरिंगोफेरिंग्स भी बोलते हैं। याद रखना, ओरोफेरिंग्स का जो लास्ट ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या भी बोल देते हैं भाई, इसको हम लैरिंगोफेरिंग्स भी कह देते हैं, ठीक है। अब सुनिए, ये जो लैरिंगोफेरिंग्स है ना, आगे ये आगे क्या करती है साहब, दो छिद्रों में जाके खुलेगी। अब अपन ने बात की साहब ये दो छिद्र, तो देखो दो छिद्र की बात कर लेते हैं हम। एक तो ये रहा ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, इस छिद्र को हमने क्या नाम दिया था, गलेट। और एक छिद्र ये रहा यानी लैरिंगोफेरिंग्स, इसमें आके खुलता है, और इसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लोटिस। क्या बोलेंगे, ग्लोटिस। अब देखो एक चीज याद रखना कि लैरिंगोफेरिंग्स में आगे दो छिद्र होते हैं, एक गुलेट पृष्ठ वाला, पीछे वाला जो छिद्र होता है पृष्ठीय भाग डोर्सल भाग में, उसको गुलेट या भोजन छिद्र कहते हैं। और अधर भाग वेंट्रल आगे की तरफ होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, अधर भाग में पाए जाने वाला छिद्र क्या कहलाता है, ग्लोटिस। और ग्लोटिस के जस्ट ऊपर एक हाइलैंड कार्टिलेज उपास्थि पाई जाती है, ये दिखाई दे रही होगी। इस उपास्थि को पता है अपन क्या नाम देते हैं साहब, ये जो उपास्थि होती है इसको एपिग्लोटिस कहते हैं। जब हम भोजन को निगलते हैं तो भोजन यहाँ आता है, जैसे ही भोजन आता है ये हल्की सी क्या होगी साहब, इस तरह से होती है ये, जैसे भोजन का प्रेशर पड़ता है ये नीचे, और नीचे जैसे ही आती है इसका मतलब श्वसन छिद्र बंद हो गया, भोजन सीधा कहाँ जाएगा, ग्लेट में चला जाता है, ग्लोटिस में नहीं जाता, ध्यान रखना। इसका मतलब क्या, ये जो एपिग्लोटिस है ना, ये भोजन को श्वसन छिद्र में जाने से रोकता है, इसलिए इसको हम क्या भी बोल देते हैं, ट्रैफिक मैन या ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ अवर बॉडी, क्योंकि ये भोजन को सही डायरेक्शन में पहुंचाता है। यहाँ ये रहा सब भोजन। और गुलेट है ना, ये आगे देखो, ये जो आगे एक नली है, ये किस में, ईसोफेगस में जाके खुलता है, ठीक है ना। और ये वाली जो नली है, ये सब आगे क्या है, ध्यान रखना, इस तरह से ये नली दिखाई दे रही है, देखो इसमें ऐसे छोटे छोटे छल्ले से दिखाई दे रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। इसको हम क्या कहेंगे, ट्रैकिया। तो इस तरह से ग्लोटिस है वो ट्रैकिया में आके खुलता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने, अब देखो एक चीज़ और याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और आती है ट्रैकिया से पहले, कि ग्लोटिस है ना, ग्लोटिस आगे एक बॉक्स में जाके खुलता है, और वो एक बॉक्स जैसी संरचना होती है, देखो इस जगह पर इस तरह से, जिसको हम बोल देते हैं लैरिंग्स। क्या कह देते हैं, लैरिंग्स, या इसको हम क्या बोल देते हैं, कंठ कहते हैं, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखना, लैरिंग्स होता है साहब, ये क्या होता है, मेनली कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है, ठीक है। और इसके द्वारा क्या है, ध्वनि उत्पन्न की जाती है, ध्वनि उत्पन्न की जाती है, इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं साहब, साउंड बॉक्स भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं इसको, साउंड बॉक्स भी कहते हैं। और ये मेनली किसका बना होता है साहब, कार्टिलेज उपास्थियों का बना हुआ बॉक्स होता है। याद रखना, इसमें क्या होता है,
मान ले ये कार्टिलेज इस तरह से मिलकर ये आगे पीछे मिलकर क्या बनाती हैं, एक बॉक्स बनाती हैं। और इस बॉक्स में क्या होता है सब, आगे जैसे अपना ये वाला पोर्शन इस तरह से खुला हुआ होता है, और ये ऐसे ये ऊपर वाला भाग हो गया जहाँ ग्लोटिस आके खुलेगा, और ये नीचे वाला भाग है, देखो इसमें छल्ले दिखाई दे रहे हैं, ट्रैकिया, यहाँ से क्या हो गया, ट्रैकिया स्टार्ट होगा। समझ गए होंगे। ये जो बीच वाला अब मैं बता रहा हूँ क्या, ये है क्या, साउंड बॉक्स या लैरिंग्स कहते हैं। ये हो गया ग्लोटिस, इसको क्या बोलेंगे अपन, ग्लोटिस। और ये आगे देखो ट्रैकिया, छोटे छोटे उसमें दिखाई दे रहा है, ये ट्रैकिया है यहाँ से, इसका मतलब लैरिंग्स आगे ट्रैकिया में, ओके, ट्रैकिया आगे बढ़ जाता है, ठीक है, जो लंग्स तक पहुँचता है। ये बात हो गई। अब सुनो, हम बात कर रहे थे साहब, इनको हम क्या बोल देते हैं, कार्टिलेजिनस बॉक्स। इसका मतलब इसमें क्या पाई जाती है, कार्टिलेज। और 4 कार्टिलेज पाई जाती हैं जो कि हम डायग्राम के अंदर पढ़ेंगे। देखो, नंबर 1 थायराइड कार्टिलेज दिखाई दे रहा है, नंबर 2 क्रिकोइड कार्टिलेज, नंबर 3 कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, और नंबर 4 एरिटेनोइड कार्टिलेज। समझ गए। अब हम बात करेंगे साहब सबसे पहले क्या, देखो ये वाला है कंठ, एपिग्लोटिस ये हो गया, हाइडोन ये हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है, ये कुछ लिगामेंट्स होते हैं, ध्यान रखना, ये थायराइड लिगामेंट्स हो गए, ठीक है, यहाँ पे ये भी लिगामेंट्स हो गए थायराइड, ये थायराइड क्रिकोइड लिगामेंट हो गए, ये क्रिकोइड लिगामेंट हो गए, ठीक है। अपने को प्रॉपर पढ़ना है सब, क्या 4 प्रकार की कार्टिलेज होती हैं जिनसे साउंड बॉक्स बनता है। नंबर 1 थायराइड, देखो इसकी विशेषता सबसे पहले क्या होती है, सब लार्जेस्ट होती है, यानी ये सबसे बड़ी होती है, एक बात। नंबर 1 सी शेप्ड होती है साहब, कैसी होती है, सी शेप्ड एंड इनकम्प्लीट होगी। बेटा याद रखना, इनकम्प्लीट कैसे, ये दिखाई दे रही है सी शेप्ड, ये आगे से चौड़ी होती है और पार्श्व साइड इसकी पतली होती चली जाती है, और एंड देखो हम बात कर सकते हैं साहब इस तरह की होती है, आगे से कंप्लीट हो गई, ठीक है ना, और ये धीरे धीरे क्या है, जैसे अपन ये कर लेते हैं साहब, यहाँ से ये सिकुड़ गई, यहाँ से ये सिकुड़ गई, ये चौड़ा पार्ट हो गया, ये सिकुड़ा पार्ट साइड, और पीछे से ये कैसी होती है, इस तरह से इनकम्प्लीट है। इसका मतलब ध्यान रखना कि इसका वेंट्रल एरिया कंप्लीट होता है, डोर्सल एरिया इनकम्प्लीट। क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना कि थायराइड कार्टिलेज का कौन सा भाग अपूर्ण होता है, तो पृष्ठीय भाग, पीछे वाला। तो आगे से तो ये कंप्लीट है और पीछे से ये क्या है, इनकम्प्लीट है। ध्यान रखना कैसा होता है, सी शेप्ड होता है, ठीक है ना, और सबसे बड़ी होती है ये उपास्थि, ध्यान रखना। अब हम आगे बात करते हैं साहब, सेकंड है क्रिकोइड कार्टिलेज। सेकंड क्या है, क्रिकोइड कार्टिलेज। ये क्या होती है, थायराइड कार्टिलेज के जस्ट नीचे होती है, लेकिन एक चीज याद रखना, ये कंप्लीट होती है। कैसी होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है ना। दूसरी, ये किस टाइप की होती है, रिंग की है, इसकी ये कैसी होती है, रिंग शेप्ड होती है। भाई रिंग अपन देखते हैं, ये है, देखो। अब इस रिंग की हम बात करें, आगे वाला भाग इसका चौड़ा है, आगे वाला भाग कैसा है इसका, चौड़ा, और पीछे वाला भाग धीरे धीरे क्या होता है, सिकुड़ता हुआ चला जाता है, लेकिन है कंप्लीट। क्या है, ये कंप्लीट है, ध्यान रखना ये। और ये जस्ट किसके, इसके जस्ट नीचे होगी इस तरह से, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अपन बात करें तो इस तरह की सिचुएशन होगी साहब ये, और ये कंप्लीट होगी, मान लो ऐसे, इनकम्प्लीट। ये तो क्या हो गई आपकी थायराइड, और ये क्या हो गई, क्रिकोइड। कंप्लीट होती है, रिंग शेप्ड होती है, ठीक है, और थायराइड के जस्ट नीचे होती है। ये तो बात हो गई किसकी, आगे की। अब इसके जस्ट पीछे जो कार्टिलेज होती हैं वो ये है, नंबर 1 कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, और दूसरा होता है एरिटेनोइड कार्टिलेज। एरिटेनोइड कार्टिलेज की हम बात करें ना, तो देखो एक चीज याद रखना कि मैंने अभी बताया था रिंग शेप्ड हो गई ये, और इसका ये पिछला सिरा हो गया, और इसके जस्ट ऊपर, यानी हम बात करेंगे क्रिकोइड कार्टिलेज का जो पृष्ठभाग होता है, उस पृष्ठभाग के पीछे देखो, हम ये मान लेते हैं साहब, ये क्रिकोइड का पिछला भाग था, पतला होता है, ये मान लो, और ये आगे से क्या है, चौड़ा होता है, ठीक है। तो ये कौन सी है, क्रिकोइड। अब हम याद रखना, साउंड बॉक्स चेंज कर दिया, पहले इधर से बात कर रहे थे, अब हम इधर से बात करेंगे। तो ये हो गया साहब, क्रिकोइड के जस्ट ऊपर देखो पिरामिड शेप की, इसका शेप कैसा होता है, पिरामिड, ठीक है, पिरामिड शेप की होती है। एक चीज और ध्यान रखना, थायराइड कार्टिलेज सिंगल होती है,
क्रिकोइड कार्टिलेज भी सिंगल होती है, लेकिन कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी पेयर होता है या पेयर्स के रूप में होती है, जोड़े के रूप में होती है, युग्मित होती है। और एरिटनॉइड कार्टिलेज है, ये भी पेयर यानी युग्मित होती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है साहब कि कंठ की कौन सी उपास्थियाँ युग्मित होती हैं या कौन सी अयुग्मित या सिंगल होती हैं, तो ध्यान रखना थायराइड एंड क्रिकोइड दोनों सिंगल होंगी और कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी एरिटनॉइड है, ये क्या होती है, पेयर्ड होती हैं। एरिटनॉइड पिरामिड टेप की होती है, क्रिकोइड के जस्ट ऊपर होती है, ध्यान रखना। अब इसके बाद आगे हम करेंगे कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, पेयर्स में होगी ये भी, और इसका जो शेप होता है ना नोड लाइक होता है, ठीक है, नोड बोल देते हैं, ग्रंथि या हम कह सकते हैं बॉल, गेंद के आकार की होती है। कौन सी, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। तो बेटा इस तरह से ध्यान रखना कि ये कार्टिलेज इस तरह से मिलकर क्या बनाती हैं, एक बॉक्स बनाती है, जैसे साउंड प्रोडक्शन बॉक्स या साउंड बॉक्स कह देते हैं या लैरिंग्स कहते हैं, ठीक है। पक्षियों में ये पूरी तरह से डेवलप नहीं होता, इसलिए पक्षियों में लैरिंग्स के स्थान पर क्या होता है, सिरिंग्स होता है। क्या होता है, सिरिंग्स, ठीक। चलो अब ये लैरिंग्स आगे जाके हमने बात की साहब, देखो ये संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। क्या कहेंगे, ट्रैकिया, यानी कंठ आगे ट्रैकिया से जुड़ जाता है या ट्रैकिया में जाके खुलता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अब हम ट्रैकिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन ट्रैकिया के बारे में और लंग्स के बारे में अगले वीडियो में बात करते हैं। ध्यान रखना ये चारों टाइप की कार्टिलेज हो गई, ठीक है ना। ये इसको याद करने का एक तरीका है TCAC, यानी थायराइड, क्रिकोइड, एरिटनॉइड और कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी, ठीक है। इसका फॉर्मूला है 1122, यानी थायराइड सिंगल, क्रिकोइड सिंगल, एरिटनॉइड डबल और कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी डबल, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।